लेते हैं, आइए क्या कुछ कह रहे हैं वो। देश के अंदर हम गरीबों को आवास दे रहे हैं। नारी गरिमा के लिए हर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो रहा है। आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। अगर हम लोग हर घर में बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने और रसोई गैस का सिलेंडर का कनेक्शन भी फ्री में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ देश को जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर दुश्मन कहीं भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस करता है तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का जज्बा भी आज भारत की सेना रखती है। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य आयोजन के साथ देश को जोड़ने का कार्यक्रम हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने का कार्य, एक नए भारत की एक नई तस्वीर पूरे देश के सामने प्रस्तुत होती है। और यह तस्वीर और भी मजबूती के साथ इसलिए बढ़ेगी जब भारत की 135 करोड़ जनता एक स्वर से बोलती हुई दिखाई देगी, तो ये नया भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में भी देश और दुनिया के सामने आएगा। और हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि अमृतकाल नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को इसके साथ जुड़ना ही होगा। तो अपनी बातें अपने हिसाब से अपने अंदाज में कहते हुए योगी आदित्यनाथ, लेकिन यहां एक बात समझ में नहीं आती है प्रशांत जी कि योगी आदित्यनाथ यूपी में सोनभद्र में हैं और वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, बॉर्डर की बात कर रहे हैं। ये दावे जो हैं ये कहां तक, और इसमें बार बार पाकिस्तान या दुश्मनों की बात यहां लाना ये समझ से परे है, और ये एक बार नहीं पहले भी कह चुके हैं। इसको किस रूप में लेते हैं आप? हालांकि योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी बातें हैं जिस पर बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं हम, लेकिन इसको कि आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पहले राज्य की सुरक्षा की तो बात करें। और इसमें और भी उनके दावे प्रतिदावे हैं। दावा यह है कि कोरोना को भी हमने हराया और आप लोगों ने दिवाली मनाई, आप लोगों ने दशहरा मनाया, अब हम नया साल मनाने जा रहे हैं, होली मनाई, बहुत सारे दावे हैं। ये जो अगर मैं भाषण इस कार्यक्रम से पहले सुन रहा था उनका, कोरोना को हराया और उसी राज्य ने कोरोना को देख लिया कि क्या हुआ है। ऑक्सीजन कह रहे हैं आपकी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही, एक भी सिलेंडर की कमी नहीं आई। लेकिन तमाम लोग जानते हैं, जो साथी जुड़े हुए हैं वो भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि कितने झूठे दावे हो रहे हैं, मिथ्या वाचन हो रहा है, जिसे संसदीय भाषा में कहा जाए। तो आखिर क्यों, जरा समझाइए। आप तो लगातार घूम रहे हैं प्रशांत जी, उत्तर प्रदेश में जो वास्तु स्थिति है वो क्या है, और ऐसे दावे कि हम बॉर्डर को सुरक्षित रख रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर तो चलिए उधर नेपाल से तो लगता है, पाकिस्तान से लगता हुआ तो दिखाई नहीं देता। वही बात मैं कहने जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की सीमा इनके गोरखपुर जिले से ही नेपाल से लगती है। पाकिस्तान और चीन से तो भारत की सीमा उत्तर प्रदेश में तो कहीं से नहीं मिलती है। तो और मुख्यमंत्री के पास रक्षा का अधिकार होता नहीं है राज्यों के पास। भारत के संविधान में रक्षा, कम्युनिकेशन, रेलवेज वगैरह जो है वो यूनियन लिस्ट में है, यानी केंद्रीय सरकार के मातहत है मामले। लेकिन योगी जी असल में बहुत सारी बातों के अलावा, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे और वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से या बीजेपी के लोगों से भी आप मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ 2 चुनाव लड़ रहे हैं, 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई तो वो मंच से लड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी की लड़ाई लड़ रहे हैं या चुनाव जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी लड़ाई उनकी एक और है कि बीजेपी अगर जीत भी जाए तो मुख्यमंत्री वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये उनके सामने एक बड़ा संकट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये बात बहुत चर्चा में है
कि कि योगी जी अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भले ही अगर बीजेपी जीत जाए तो भी। अब ये मामला अगर टेनी का, जैसे आपने अभी चर्चा की कि संसद से भाग रहे हैं, संसद से भाग इसलिए रहे क्योंकि टेनी का मामला डिस्कस करना पड़ता। अब वो अजय मिश्र टेनी का मामला ये है कि वो केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्र टेनी का संबंध क्या है वो सब भी जानते हैं लोग। टेनी को पुलिस में, एसआईटी में किसने फंसाया, किसके इशारे पर हुआ, ये भी हम सब देख रहे हैं। तो टेनी के मामले को लेकर भी आप देखिए कि बीजेपी के अंदर जो तमाम डायनेमिक्स है, विपक्ष और बीजेपी और नरेंद्र मोदी का तो एक अलग संघर्ष है उसको लेकर, और किसानों का, लेकिन बीजेपी के अंदर भी तलवारें खिंची हुई हैं उसको लेकर। तो योगी जी कई फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरे उनके मुंह से एक बात निकली है और आपने देखा होगा कि वो महिलाओं की बात भी अब करने लगे हैं। पोलराइजेशन वगैरह तो करेंगे लेकिन महिलाओं की बात भी करेंगे। महिला का एजेंडा जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लेकर आ गई हैं। और कल मैं देख रहा था कि वो प्रयागराज में जब वो मोदी जी का प्रोग्राम था, उसमें उनके कंस्टिट्यूंसी से ही महिलाएं गई हुई थी, मनरेगा में काम करने वाली महिलाएं। और उनके कुछ मैं वीडियोस देख रहा था तो बहुत शिकायतें, उनको 6-6 महीने से पैसे नहीं आए हैं महिलाओं के। तो और महिलाएं कह रही हैं कि हम वोट नहीं देंगे इनको। तो महिला कंस्टिट्यूंसी जो है, हम लोग इस पर भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, और आपका सर्वे आने वाला है इस महीने का, उसमें भी मुझे लगता है कि महिला वोटर पे आपने अलग से कुछ शायद इस बार काम किया होगा। उत्तर प्रदेश में महिला वोटर एक डिसाइसिव फैक्टर बन गया है और वो एजेंडा में आ गया है। वो योगी जी के भाषण में भी दिख रहा है, वो मोदी जी के भी इंगेजमेंट में दिख रहा है, और प्रियंका गांधी तो उसको वहाँ पे लेकर आई हैं। तो अब देखिए योगी जी जो है वो कई फ्रंट पे लड़ाई लड़ते हुए हमको दिखाई देंगे। बाकी तो देखिए यूजुअल है, वो कब्रिस्तान और शमशान और ये सारे बातें वो करेंगे। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं बोलने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप अगर जाएंगे और आप देखिएगा कि लोग कोरोना पे भी बात कर रहे हैं। पेपर लीक और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इनकी सरकार में 6 बार 7 बार पेपर लीक हो गए। तो पेपर लीक युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे हैं। इनसे आप कब्रिस्तान की दीवार की चर्चा करके बच नहीं सकते। वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा मुद्दा है कि उसको आप जेब में नहीं रख पाएंगे कहीं। वो बहुत बड़ा है, इनके हाथ से संभलेगा नहीं वो। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे आप देखिएगा कि ये मुद्दे और मुखर होंगे, और जैसे जैसे वो मुद्दे मुखर होंगे तो इनको कब्रिस्तान की दीवारें और न मालूम क्या क्या और सब याद आएगा।